4 जून के बाद बीजेपी की पहली परीक्षा आज हुई, जिसका परिणाम 13 जुलाई को आने वाला है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है। 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। सबकी नजरें बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार पर टिकी हुई हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी का स्कोर क्या होगा, क्योंकि इसके ठीक बाद यूपी में योगी का टेस्ट होने वाला है। क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव को जीतने के लिए बंगाल से लेकर हिमाचल तक सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। बंगाल में लोकसभा चुनाव वाली कहानी एक बार फिर से दोहराई गई तो उत्तराखंड में भी चुनाव वाला तनाव हाई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव छोटा है लेकिन तनाव किसी बड़े चुनाव से भी ज्यादा है। उत्तराखंड में वोटिंग के दौरान 2 ग्रुप के लोग आपस में भिड़ गए तो बंगाल में पोलिंग बूथ पर खाने पीने का रेस्टोरेंट बना दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंगलौर में चुनाव को लेकर तनाव इतना बढ़ा कि लोग एक दूसरे पर लठ बरसाने लगे। बंगाल के रायगंज में तो जैसे ही पोलिंग बूथ पर कैमरा पहुंचा, अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अचानक भागने लगे। ভিতরে বসে খাচ্ছে, ভিতরে বসে বারবার কাউন্সিলর খাবে, এটা কি খাওয়ার জায়গা? ভোট কেন্দ্র কি খাওয়ার জায়গা? देश में 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की 3 तो उत्तराखंड की 2 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के एक सीट पर उपचुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद ये बीजेपी की पहली अग्नि परीक्षा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये बीजेपी का भी टेस्ट है। पश्चिम बंगाल के जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, उनमें से 3 सीट पर यानी रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। जबकि 2021 में मानिकतल्ला सीट टीएमसी जीती थी, लेकिन 2022 में मौजूदा टीएमसी विधायक साधन पांडे की मृत्यु हो गई। वहीं रायगंज, राणाघाट, दक्षिण और बागदा से चुनाव जीते बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल हो गए, जिसके कारण ये सीटें खाली हो गई और उपचुनाव कराना पड़ा। बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती है। बंगाल में चुनाव हो और हंगामा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस बार हंगामे का केंद्र रायगंज विधानसभा बना। बीजेपी प्रत्याशी ने कुछ लोगों को पोलिंग बूथ पर एक तरफा वोटिंग करवाते हुए पकड़ लिया। पोलिंग बूथ पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद क्या हुआ वो आप देख लीजिए। আমি এক্ষুনি আসলাম। হ্যাঁ, আমার নাম অনুরোধ। আমি বাইরে যাচ্ছিলাম। ঠিক আছে, পালিয়ে বাইরে যাবেন? না না, ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনারা ভিতরে কেন? কোনো ভোট করাচ্ছি না আমরা। আর কত? কিভাবে ঢুকতে পারে এখানে কিভাবে ঢুকতে পারে লোক? আপনারা কি করছেন দাদা? ডিউটি করছেন না অন্য কিছু? আপনারা কি ডিউটি করছেন না অন্য কিছু? বিজেপি পার্টি সিনক্রিয়েট করছে, বিজেপি পার্টি সিনক্রিয়েট করছে, বিজেপি পার্টি পুলিশের দেশ করায়। আপনারা দেখুন, এতক্ষণ শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে, এখন বিজেপি পার্টি সিনক্রিয়েট করছে। আপনারা দেখুন, বিজেপি পার্টি সিনক্রিয়েট করছে। উনিকে এই যে উনিকে কাউন্সিলর ভিতরে বসে খাচ্ছে, ভিতরে বসে বারবার কাউন্সিলর খাবে, এটা কি খাওয়ার জায়গা? ভোট কেন্দ্র কি খাওয়ার জায়গা? খাওয়ার জায়গা ভোট কেন্দ্র। বিজেপি পার্টি ছাপাই দিচ্ছে। না না, ভোট আমরা ঢুকতে গেছি। আপনারা দেখছেন, আপনারা এখানে ছাপাই আপনারা দেখছেন, ভিতরে ঢুকে আছে, সমস্ত কাউন্সিলররা ভিতরে ঢুকে আছে। কি চলছে? সমস্যা এই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলররা ভিতরে ঢুকে আছেন, বারবার ভোটারদের প্রভাবিত করছেন, এখানে বসে খাবার খাচ্ছেন। পুলিশ দেখছে, লোকাল পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, মমতার দলদাস পুলিশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কোন ভোট হচ্ছে। খাবার কি ভোট কেন্দ্রের ভিতরে খায় নাকি মানুষ? पकड़े जाने के बाद टीएमसी समर्थक बचने के लिए बीजेपी प्रत्याशी मानस कुमार घोष पर ही बूथ कैप्चर करने का आरोप लगाने लगा तो पुलिस भी कैमरे को देखकर भाग खड़ी हुई।
उपचुनाव के दौरान रायगंज, बागदा और राणाघाट दक्षिण में सुबह से ही माहौल गर्म रहा और पूरे दिन यही दृश्य दिखाई दिया। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता इस पॉलिटिकल लीग में कई बार और कई जगहों पर आपस में भिड़े और जिस तरीके से हर जगह पे वो रायगंज ले लीजिए, बागदा ले लीजिए या आपका मानिकतला जहाँ पे टीएमसी खुद आगे थी वहाँ पे 31 नंबर वार्ड में, ये हर जगह में टीएमसी के गुंडे रास्ते के जो मोड़ होते हैं, जंक्शंस होते हैं, वहाँ पे खड़े हैं और चौराहे पे खड़े होकर लोगों को धमकाना, वोट नहीं देने जाने के लिए बोलना, ये सारी चीज़ें चल रही है। पूरे पश्चिम बंगाल के गुंडों को ये डिफरेंट 4 असेंबलीज जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया है और गुंडई की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल को पता है कि जनता निकल के अगर वोट देंगे तो यह 4 में से 4 सीटें बीजेपी के झोले में आएगी। इसलिए तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा डरा के धमका के लोगों को घर से निकलने से रोका जाए। पश्चिम बंगाल की मानिकतल्ला सीट पर टीएमसी प्रत्याशी सुप्ति पांडे और बीजेपी प्रत्याशी कल्याण चौबे के बीच मुकाबला है। रायगंज में टीएमसी के टिकट पर कृष्णा कल्याणी मैदान में है, तो बीजेपी से मानस कुमार घोष और सीपीएम से मोहित सेन गुप्ता की किस्मत दांव पर लगी है। राणाघाट दक्षिण से टीएमसी मुकुटमणि अधिकारी तो बीजेपी मनोज कुमार विश्वास को टिकट दी है, वहीं सीपीएम अरिंदम विश्वास को मैदान में उतारी है। बागदा सीट से टीएमसी की टिकट पर राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर की बेटी मधुपर्णा ठाकुर मैदान में है, तो वहीं बीजेपी विनय कुमार विश्वास पर भरोसा जताई है, तो कांग्रेस से अशोक कुमार हल्दर चुनाव मैदान में है। कृष्ण कल्याणी, मुकुटमणि अधिकारी और विश्वजीत दास बंगाल की बागदा, राणाघाट और रायगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन चुनाव जीतते ही इस्तीफा दे दिया और टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर से टीएमसी इन्हें उपचुनाव में मैदान में उतारी है। रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदा बीजेपी होल्ड वाली सीटें हैं। 2021 में इन सीटों पर बीजेपी जीती थी। लोकसभा चुनाव में भी इन सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। ऐसे में बीजेपी के किले को उठा पाना टीएमसी के लिए आसान नहीं है और बीजेपी चुनाव में हिंसा का सहारा लेकर टीएमसी पर चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। बंगाल की जो स्थिति है वो भयंकर है। ये नेक्स्ट टू द अफगानिस्तान आप बोल सकते हैं। अफगानिस्तान में जैसे तालिबान की सरकार होने से पहले जो अराजकता थी, जो मतलब एक हेजीमोनी जैसी सिचुएशन क्रिएट हुआ था, ऐसे ही सिचुएशन अभी पश्चिम बंगाल गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, उसी तरफ पश्चिम बंगाल जा रही है। और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ममता बनर्जी की, हमारे चीफ मिनिस्टर की कोई कंट्रोल नहीं है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हुआ। बद्रीनाथ सीट पर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मंगलौर में जमकर लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हो गए, खून भी बहे। कुछ देर के लिए पोलिंग बूथ के पास हंगामा होता रहा, लाठियां चलती रही। चश्मदीदों ने तो गोली चलने तक की बात कही है। फायरिंग की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस की टीम पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। सामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किए जाने की बात के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या बात हुई है और किस रूप में हुई है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है और शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। कौन सा बूथ नंबर सर ये था? ये लिबरेडी का बूथ नंबर 2 है। सूचना आ रही है कि गोलियां भी चली हैं। देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है। उत्तराखंड की मंगलौर सीट मुस्लिम और दलित बहुल सीट है। इस सीट पर बीजेपी कभी भी चुनाव नहीं जीती है। इस सीट पर अभी तक 5 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें से 4 बार बीएसपी जीती है और 1 बार कांग्रेस। और इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारी है, तो बीएसपी की तरफ से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस काजी महमूद निजामुद्दीन को टिकट दी है। जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है और ये यहाँ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। यहाँ कभी ऐसी कार्रवाई कांड नहीं हुआ, यहाँ प्यार मोहब्बत से लोग रहे हैं और ये कोई अच्छी परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं डाल रही है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट सबको डालना सबका अधिकार है, लेकिन उनके असामाजिक तत्व अगर ये काम करेंगे तो फिर ये तो लोकतंत्र की हत्या है। तो आज देश को देखना है कि यहाँ नंगा नाच बाई इलेक्शन में हो रहा है।
और अब पता चला है कि इस तरीके की घटनाएं मुंडलाना में भी और जगहों से भी सूचनाएं आ रही हैं। जगह जगह जो है पुलिस लाठियां भांज करके लोगों को, जो कांग्रेस को मत देने वाले लोग हैं, उनको डरा रही है और उनको मतदान केंद्र तक नहीं आने दे रही है। तो ये सब लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। उत्तर मंगलौर के अंदर लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। बीजेपी हो या फिर बीएसपी या कांग्रेस, तीनों के लिए मंगलौर सीट पर जीत नाक की लड़ाई बन गई है और इसी का असर वोटिंग के दौरान भी दिखा। आरोप है कि धर्म विशेष के लोगों को वोटिंग से रोकने के लिए कुछ लोगों ने हमला किया। भाई वहाँ से पोलिंग नहीं, वोट नहीं गिरने दे रहे, सुक्का लट बजा रहे, मेरे हाथ पे लट मार 54 नंबर पर। अरे भाइयों को इतना मारा, रोडों से मारा है और बहुत ज्यादा मारा, इतना मारा कि वोट भी गिरने नहीं दे रहे। ये कह रहे कि 11 बजे के बाद वोट गिरेगी, 5 बजे के बाद वोट गिरेगी। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। तीनों सीटें पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती थी, लेकिन 22 मार्च 2024 को विधायकी से इस्तीफा दे दिए, जिसके कारण बुधवार को उपचुनाव हुआ। दरअसल इन तीनों ने 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। बाद में ये विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और उपचुनाव में भी बीजेपी इन्हीं पूर्व विधायकों को मैदान में उतारी है। देहरा से कांग्रेस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाई है। उनका मुकाबला बीजेपी के होशियार सिंह से है। सीएम सुक्खू के गृह जिले हमीरपुर में पूर्व निर्दलीय विधायक और मौजूदा बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा से है। नालागढ़ में पूर्व निर्दलीय विधायक और बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा से है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी और बीजेपी को जीत की उम्मीद है। और निश्चित रूप से इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने अपने दबाव का पूरा इस्तेमाल किया है और मैं इस बात को कहूं कि सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दिन थाने में बिठा के रखा, उनकी गाड़ियां थाने में जमा करके रखी, ना कुछ उसमें प्राप्त हुआ ना कुछ उसमें मिला, लेकिन उसके बावजूद भी विधायकों के पीछे गाड़ियां लगा करके रखी थी। सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान हमारे सीआईडी करने के लिए लगा के रखे थे, फोन सर्विलेंस पे थे। क्या नहीं किया गया इस चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरा भरोसा है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और हमीरपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजेगी। 2022 में देहरा से होशियार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और कांग्रेस के राजेश शर्मा को 3887 वोटों से हराकर चुनाव जीते थे। हमीरपुर में भी आशीष शर्मा अपने दम पर चुनाव लड़े और कांग्रेस के पुष्पेंद्र वर्मा को 12,899 वोटों से हराए थे। बात अगर नालागढ़ की करें तो यहां कांग्रेस के हरदीप सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले केएल ठाकुर ने 13,264 वोटों से हराया था। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को लगता है कि 1.5 साल में जनता का मूड स्विंग कर चुका है। कांग्रेस के लिए उपचुनाव कितना अहम है इसी से समझिए कि सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर भी देहरा से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस एक सीट जीतने की कोशिश में है। फर्स्ट टाइम लड़ रही हूँ, पर मेरे पति देव सीएम साहब, उनका 5वां या 6वां इलेक्शन है, तो उनके साथ तो मैंने काम किया, पीछे मैं उनके साथ काम करती हूँ। बिहार में भी विधानसभा के एक सीट पर उपचुनाव हुआ है। सीट वही है, प्रत्याशी भी वही है, सिर्फ बदला है तो पार्टी का सिंबल। 2021 में बीमा भारती जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ी और जीती भी थी, लेकिन इस बार आरजेडी की टिकट पर उपचुनाव लड़ रही है। दरअसल बिहार में नीतीश जब पलटी मारी तो बीमा भारती भी पाला बदल ली और जेडीयू का विधायक होते हुए भी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी को वोट दे दी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। लालू ने पूर्णिया से लोकसभा मैदान में उतारा, लेकिन पप्पू यादव के सामने वो टिक नहीं पाई और सिर्फ 25,000 वोट ही मिला। 2021 में बीमा भारती रुपौली से चुनाव जीती थी और इन्हीं के इस्तीफे के बाद रुपौली सीट पर उपचुनाव हुआ है। बीमा भारती इस बार आरजेडी के टिकट पर मैदान में है और पप्पू यादव का समर्थन भी हासिल है।
2000 ईस्वी से लगातार विधायक हैं, तो पूरा जनता का स्नेह प्यार मिल रहा है, सब जगह से रुझान भी अच्छा आ रहा है। और इस बार जो है कि जनता जो है कि मन बनाया है फिर से बीमा भारती, क्योंकि विकास किए हैं, हर समय विकास के बारे में चिंता करते हैं रुपौली के जनता के लिए, तो हर समय हमने जनता का सेवा किया है। तो इस बार भी हमको जनता ने पुनः फिर विधायक बना करके सदन भेजने का काम करेंगे। जदयू से राजद में आए, कितना मुश्किल लग रहा है? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा है, और जो भी मुश्किल जो भी आफत था सब चला गया, और जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। 7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। मैनपुरी की करहल सीट, अयोध्या का मिल्कीपुर, अलीगढ़ की खैर सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर की कटेहरी असेंबली सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर असेंबली सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे ज्यादा नुकसान कहीं हुआ है तो वो यूपी में हुआ है, और बीजेपी इन 10 सीटों पर जीतकर उस हार के गम को भुलाने की कोशिश में है, तो विपक्ष लोकसभा चुनाव में जीत को भी इन 10 सीटों पर भुनाने में जुटा है। मैनपुरी की करहल सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई, जबकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट अवधेश पासी के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। बीजेपी के अनूप वाल्मीकि ने अलीगढ़ की खैर सीट छोड़ी है। सांसद बनने के बाद बीजेपी के अतुल गर्ग ने गाजियाबाद विधानसभा सीट को खाली किया है। लेकिन बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं है, क्योंकि इंडी ब्लॉक वाले अभी भी बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटे हैं। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की कब्जे में थी, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें ही थी। 1 सीट पर निषाद पार्टी और 1 सीट पर आरएलडी जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अब जो चुनाव होगा वो एकदम फ्रेश होगा। लोकसभा चुनाव के बाद से सीएम योगी सुशासन को टाइट करने में जुट गए हैं, ग्राउंड पर एक्टिव है, तो विपक्ष अभी भी जीत का लड्डू खाने में परेशान है।